कहते हैं होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया। दोस्तों, आपके बीच आज एक ऐसी भाषा को लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान की शान है, हर हिंदुस्तानी की पहचान है, एकता की अनुपम परंपरा है और हर दिलों की अरमान है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हिंदी भाषा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला शुरू से लेकर अंत तक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को जानिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो जानना ये जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब वर्ण व्यवस्थित समूह में बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसी को वर्णमाला कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग एक एक मोती को जोड़ जोड़ कर एक माला बनाते हैं, उसी प्रकार वर्णों को जोड़ जोड़ कर हम लोग वर्णों की माला बनाते हैं, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे वर्णों को जोड़ा जाता है और एक व्यवस्थित समूह में जोड़ा जाता है, तब एक वर्णमाला का निर्माण हो पाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 52 वर्ण है, टोटल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण, और 33 जो है वह कौन सा वर्ण है दोस्तों? तो व्यंजन वर्ण है। 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने तो देख लिया कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल मिलाकर हमारे वर्णमाला में, यानी जो वर्णमाला बना, वर्णों की माला बना, उसमें 52 वर्ण मिलाए गए। कितने वर्ण मिलाए गए? 52 वर्ण। 52 में से स्वर वर्ण 11 हुआ और 33 जो हुआ वह व्यंजन वर्ण हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 44, अभी तक हम लोगों को सिर्फ 44 ही पता चल पाया है। 11 और 33 ये दोनों को जोड़ेंगे तो मात्र 44 होता है, और बाकी बाद जो वर्ण बचे वह कहाँ चले गए? तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसको भी बताते हैं कि वह जो बचे खुचे हैं वह कहाँ चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहते हैं। सवाल यह पूछा जा सकता है कि वर्ण का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यानी हमारे मुख से जब भी हम लोग कोई चीज़ बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है। जब बोली गई ध्वनि को, बोला गया आवाज़ को हम लोग लिखना चाहें तो उसे ही क्या कहा जाएगा दोस्तों? वर्ण कहा जाएगा। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरणतः अ, ई, व, च, इसमें स्वर और व्यंजन जो है दोनों मिले हुए हैं। यानी कुछ भी हम लोगों को व्यक्त करना होता है तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलता है, उसको लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वर्ण का यूज़ किया जाता है। अब ध्वनि को तो हम लोग डायरेक्ट कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, तो जो लिखा जाता है उसी को वर्ण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे है, इसे
ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो क्वेश्चन है वह क्या बन सकता है, जो हर एक एग्जाम में पूछ सकता है आपको, कि उच्चारण की दृष्टि से बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और लेखन की दृष्टि से, तो लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है। दोस्तों, ध्वनि को किसी कागज पे उतारना या फिर लिखित रूप में व्यक्त करना, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण। इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है हिंदी वर्णमाला को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। हम लोग देखें कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 11 और 33। तो दोस्तों स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्ण किसे कहा जाता है। बहुत बार ये प्रयोग किया जा रहा है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण जो है कितने भागों में बटे होते हैं। तो वर्ण के बारे में हम बता दिए हैं कि ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। दोस्तों वर्ण को दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया। पहला स्वर वर्ण, पहले भाग को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा प्लुत स्वर है। और व्यंजन वर्ण जो है जिसकी संख्या 33 है, उसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करते हैं। इस वीडियो में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। इसका ही नाम है कि वर्णमाला शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के भी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। दोस्तों स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो जिस वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसी को स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, देखिए हम लोग किसी की सहायता हम लोग नहीं लेते हैं। आ, ई, ऊ, उसके बाद री है, ए, आई, ओ, औ। कितना हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी पढ़ा है अभी? कितना बताए हैं हम? 11 होता है। 11 कौन कौन सा? तो अ, आ, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, आई, ओ और आओ। ध्यान दीजिएगा, ओ आओ तक सिर्फ, ठीक ना। और ये जो दूगो बचा अंग और अह जो बचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? कभी कभी पूछता है कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को अयोगवाह कहा जाता है। और वह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं अंग और अह आते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे ये सिर्फ 2 बिंदु ही होगा, 2 अनुस्वार ही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि स्वर वर्ण जिस वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कहाँ से लेकर? तो अ, आ, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, आई, ओ और लास्ट आओ है। अयोगवाह अगर सहित पूछता है तो पूछेगा कि स्वर वर्णों की संख्या अयोगवाह सहित कितनी होती है दोस्तों? तो 11 और 2 13। अयोगवाह आप लोग समझ गए कि जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्वर वर्णों की संख्या। तो स्वर वर्णों की संख्या पता है 11 होता है। और अगर हम लोगों को पूछता है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या जो है अयोगवाह सहित कितने होते हैं, तो 11 हम लोग देखते हैं कि 11 जो है स्वर वर्ण होता है एकदम फ्रेश वाला, और 2 जो है इसमें मिलावटी वाला होता है अयोगवाह। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया दोस्तों 13। यानी अयोगवाह सहित जब पूछेगा हम लोगों को स्वर वर्ण की संख्या तो 13, और जो फ्रेश स्वर वर्ण है उसकी संख्या पूछेगा तो कितना है दोस्तों 11 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्वर के भेद कौन कौन से हैं। स्वर के भेद देखते हैं ना। इस स्वर के भेद दोस्तों फर्स्ट में हम लोग देखे थे ह्रस्व स्वर। क्या देखे थे? ह्रस्व स्वर देखे। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिस स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। तीनों याद रखिएगा, अ, हर्षही, हर्षहु और री। ये जो 4 हैं वह कौन हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। इन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लग रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। जिस वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग दुगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। याद रखना है कि ह्रस्व से दुगना, ह्रस्व से कितना लगेगा? तो दोगुना समय लगेगा। इसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इससे दुगना समय लगाना है। जैसे अ बोल रहे थे हम लोग, एकदम जल्दी से बोल दे रहे थे, तो ऐसे बोलना है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। यानी जो हमारा ह्रस्व स्वर था उससे दुगना समय लग रहा है उच्चारण करने में। जब उससे दुगना समय लगे तो उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? तो आ, हर्षही, नहीं सॉरी, दुर्गही, दुर्गहु, ए, आय, ओ और आओ। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातों जो हैं दोस्तों वह कौन है? दीर्घ स्वर है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ह्रस्व से तुलना कर रहे हैं। ह्रस्व के बाद आया दीर्घ, यानी ह्रस्व से दुगना लग रहा था दीर्घ में, तो इसमें लगभग 3 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? ह्रस्व से लगभग 3 गुना समय लगेगा, और दीर्घ से इसमें 2 गुना समय लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर। दोस्तों यहाँ पे नोट में आप लोग देख लीजिएगा कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी के गिनती का 3 अंक लिखा जाता है। हिंदी में हम लोग इस प्रकार से 3 लिखते हैं, और ओम में लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे रोम में लिखा रहता है। जब हम लोग भैया लिखते हैं उस समय होता है इत्यादि। तो इसमें हम लोग थोड़ा किससे तिगुना समय लेना है? तो ह्रस्व से तिगुना समय लेना है। जैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे ओम, थोड़ा लंबा खींच करके, रोम, भैया इत्यादि। ये सब जो है वह प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए प्लुत स्वर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी संख्या नहीं है, सीधा याद रखना है कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, यानी प्लुत का मतलब हिंदी का गिनती 3 लिखा हुआ मिले जहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो दोस्तों ये था स्वर के बारे में हम लोग देखें। किसके बारे में देखें? स्वर के बारे में देखें। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर देखें हम लोग 4 होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर जो है उसकी संख्या कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? तो उसको कैसे पता कर सकते हैं? तो उसमें हिंदी का 3 अंक लिखा हुआ रहता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में। दोस्तों व्यंजन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए उसे व्यंजन कहा जाता है।
क्या बोलते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो तथा हवा जो है कहाँ से निकलकर, कंठ से निकलकर मुंह में रुके, उसके बाद बाहर आए, यानी घर्षण करते हुए जब बाहर आता है तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या अगर हमसे पूछा जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है, 33 होती है। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं इसके? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के पहला प्रकार में आता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या पूछेगा तो 25। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। और लास्ट है उष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। 25 और 8 कितना हुआ दोस्तों? तो 25 और 8 होता है 33। तो दोस्तों व्यंजन की कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या पूछा जाए तो 33 कितना होता है? 33 होता है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4। स्पर्श 25 याद रखना है और अंतस्थ और उष्म को 4-4 में बांट देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके डिटेल, इसको डिटेल से जानेंगे हम लोग कि स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हम लोग किसको बोलेंगे। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो है इसकी संख्या 25 बता दिए। पहला व्यंजन का प्रकार स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 25। तो देखते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांतों तथा होठों का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है कि स्पर्श हो रहा है, यानी कोई छूते हुए बाहर निकल रहा है। तो हवा जो है कंठ से निकलती है, तालु को छूते हुए, मूर्धा को छूते हुए, दांतों होठों से होकर बाहर जब निकलती है तो इसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक, कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर म तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि स्पर्श व्यंजन को कितने भाग में बांटा गया। ये जो स्पर्श व्यंजन हम लोग देखे इसको हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटा जा सकता है। और बांट करके जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो चलिए ये जो स्पर्श व्यंजन है इसको हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं और भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। किसका टेबल है? कवर्ग का टेबल है, चवर्ग का टेबल है, टवर्ग का है, तवर्ग का है और पवर्ग का है। दोस्तों इसमें देखिए आप लोग 5 रो और 5 कॉलम है। क्या क्या है? 5 रो 5 कॉलम यानी 25। आप लोगों को पता होगा अगर क ख, ये जो है क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क ख ग घ अंगा तक। क वर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ अंगा। दोस्तों इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कंठ से। क ख ग घ अंगा, कंठ याद रखिएगा। च से ये जो चवर्ग में कौन कौन आता है? वर्ग है, तो चवर्ग में च छ ज झ इञ। उसके बाद टवर्ग में ट ठ द ढ मूर्धन्य, ये जो है मूर्धा से। कहाँ से होता है दोस्तों? मूर्धा से। उसके बाद तवर्ग, तवर्ग में आता है त थ द ध न, दंत न जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है दांत से होता है। कहाँ से होता है? दांत को स्पर्श करते हुए बाहर आता है। प फ व भ म, प फ व भ म, ये जो है कहाँ से होता है दोस्तों? होठ को स्पर्श करता है। तो ऐसे याद रखिएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ। कंठ, उसके बाद तालु नीचे वाला, उसके बाद ऊपर वाला, फिर दांत पे आइएगा, फिर होठ। अंदर से बाहर निकलना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कंठ क ख ग घ अंगा, तालु च छ ज झ इञ, मूर्धा ट ठ ड ढ मूर्धन्य, दांत त थ द ध दंतन और होठ जो है प फ ब भ म। कैसे याद रखेंगे? अंदर से निकलेंगे, कंठ मिलेगा, उसके बाद नीचे वाला भाग जिह्वा वाला, उसके बाद मूर्धा ऊपर वाला भाग, फिर दांत पे आ जाएंगे और फिर होठ पे आ जाएंगे। ऐसे हम लोग किसको याद रख सकते हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन को याद रख सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। 5 रो 5 कॉलम, 5 × 5 25।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा व्यंजन का प्रकार। दूसरा व्यंजन का प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। दोस्तों, जिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन जो है उसके मध्य का उच्चारण होगा, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन में आप लोग पढ़े होंगे अंतस्य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, अंतस्य, र, ल और व होते हैं। दोस्तों, ये था अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। यानी न तो ये स्वर है और ना ही इसको हम लोग पूरा पूरा व्यंजन बोल सकते हैं, उसके मध्य का है, इसीलिए इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। नाम से ही पता चल जा रहा है उष्म, क्या निकलता होगा? तो गर्मी निकलता होगा। उष्म का मतलब, उष्मा का मतलब गर्मी होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करे, हवा मुंह से टकराकर क्या पैदा करे? गर्मी पैदा करे, उसी को हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, उष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन सा? तो तालव्य श, उसके बाद मूर्धन्य स, दंस, तीनों स को याद रखिएगा। तीनों स जो है उष्म व्यंजन है, और एक ह। तीनों स और ह कौन से व्यंजन है? तो दोस्तों उष्म व्यंजन है। तीनों च, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंस और ह। चलिए, तो ये था व्यंजन का तीनों प्रकार। व्यंजन के तीनों प्रकार में हम लोग कौन कौन से प्रकार को देखें? तो फर्स्ट वाला जो था उसको हम लोग क्या बोले? तो स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन में हम लोग देखे, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन देखे, उसके बाद उष्म व्यंजन देखे। चलिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे व्यंजन होगा, क्या होगा? व्यंजन होगा। तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो व्यंजन उसमें मिला हुआ है, जैसे क और श। देखिए क और श, ये मिला करके क्या चीज हो गया दोस्तों? तो छंजोगी छ हो गया। छयोगी छ जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय वाला। उसके बाद त और र को मिलाएंगे तो त्र हो जाता है। क्या हो जाता है? त्र हो जाता है। ज और इया को मिलाएंगे तो ज्ञ होगा। उसके बाद स और र को मिलाएंगे तो श्र होगा। दोस्तों, ये जो है अकेले नहीं बना पा रहा है, यह संयुक्त है, यानी दो व्यंजन इसमें मिले हुए हैं। पहला में क और स मिला तब छयोगी छ बना, त और र मिला तब त्र बना, ज और इया मिला तब ज्ञ बना, और स और र मिला तभी श्र बन पाया है। चलिए दोस्तों, ये था संयुक्त व्यंजन। हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय, जब स्वर पढ़ रहे थे उस समय अयोगवाह के बारे में। तो अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि अयोगवाह जो अ के योग से अर्थ को वहन करता है उसको अयोगवाह कहते हैं। अ का अर्थ लग जाने से, अ लग जाने से जिसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे अंगार, अंग वाला को याद रखना है। अंग और अ दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अ होते हैं। अंग का मतलब देखिए अंग से अंगार बन सकता है, उसके बाद अह वाला से क्या बनेगा? प्रातः बनेगा, अंधेरा। ये सब जो है अयोगवाह है। अयोगवाह कितने होते हैं? दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। इसको स्वर में देखे थे हम लोग कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अयोगवाह सहित पूछे तो 13, अयोगवाह 2 होते हैं। यानी इसमें क्या मिला हुआ है? तो अ मिला हुआ है, कुछ मिलावटी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अयोगवाह के प्रकार। अयोगवाह का 3 प्रकार होता है दोस्तों, 3 प्रकार। पहला अनुस्वार, ठीक ना, अंग जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है विसर्ग है। दूसरा क्या चीज है? विसर्ग है, अह, जिसको अह बोला जाता है। और अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु रहता है उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। यानी नाक जो है उससे होकर इसका उच्चारण होता है। अनुस्वार, अनुस्वार में जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो हंस, कंस, अंश इत्यादि। हंस, कंस, अंश अनुस्वार आ जा रहा है, सब में अंग के ऊपर अंग बिंदु आ जा रहा है, तो ये जो है अनुस्वार अयोगवाह है। विसर्ग अयोगवाह में क्या होता है? तो अह की मात्रा आती है। प्रातः, नमः, अंतः, तो ये सब जो है अयोगवाह के प्रकार है, विसर्ग अयोगवाह के। अनुनासिक में आप लोग लिखते होंगे आंख, सांप, गांव, इसमें चंद्र बिंदु आ जा रहा है, तो ये जो है अनुनासिक का प्रकार है। किसका है?
अनुनासिक का प्रकार है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।